हेलो गाइस, आज का टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने लोन लिया है और ये लोन का पेमेंट हम लोग को मैच्योरिटी पे करना होता है। तो रीपेमेंट करने के वक्त हम लोगों को कंपनी के अकाउंट्स में एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज करनी होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, जिसमें हम लोग डिबेंचर इशू की एंट्री करेंगे, डिबेंचर ड्यू की एंट्री करेंगे, डीआरआर क्रिएट करेंगे। अब डीआरआर क्या होता है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि लास्ट में हम लोगों को कोई इनसफिशेंसी नहीं आनी चाहिए फंड्स की। अब डीआरआर के लिए सेबी गाइडलाइंस दी हुई है कि हम लोगों को अगर डीआरआर क्रिएट कर रहे हैं और पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स होने वाली है, डिबेंचर को हम लोग जो मनी रिटर्न करेंगे, अगर हम अपने प्रॉफिट्स में से ही डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स में क्वेश्चन में बैलेंस दिया होता है। सपोज 10 लाख हम लोगों का नॉमिनल वैल्यू है, तो नॉमिनल वैल्यू 10 लाख रुपीज़ का हम लोगों को पेमेंट करना होता है और हमारे पास बैलेंस भी 10 लाख अवेलेबल है। ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 10 लाख रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट जो हमें रीपे करना है डिबेंचर होल्डर को, वो अमाउंट हमारे बैलेंस में पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बैलेंस भी दिया होगा और लिखा होगा वी विल पे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट्स अगर पे करेंगे तो हम लोग को डीआरआर 100% बनाना है, मतलब 10 लाख का 10 लाख ही बनेगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर का 100% डीआरआर। सेकेंड इज आउट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी अपने असेट्स को सेल करके उसमें से जो पैसे आते हैं उसमें से डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट करती है, तो वो हो गया आउट ऑफ कैपिटल। या फिर फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसके थ्रू जो पैसे आएंगे वो वैसे अगर कर रही है तो हम अपने प्रॉफिट्स में से सिर्फ 25% का डीआरआर बनाएंगे। प्रॉफिट्स जो जितने भी हो, प्रॉफिट्स कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट है उसका 25% नहीं लेना है, डीआरआर इसके ऊपर निकालना है, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर 10 लाख का 25% लेना है। ठीक है, अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल कर रही है, मतलब फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या फिर अपने असेट्स को सेल कर रही है और उसमें से जो प्रोसीड्स आते हैं उस वहाँ से एडजस्ट करके रीपेमेंट करने वाली है, तो इस केस में डीआरआर तो बनाना ही है। दैट इज़ 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। 10 लाख का 25% दैट इज़ 2,50,000। और इस केस में क्या होगा, 10 लाख का 100% क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू 100% 10 लाख। अच्छा, डीआरआर कौन सी कंपनीज को नहीं बनाना है? ये कंपनीज है जिनको डीआरआर नहीं बनाना है। एक है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दूसरा है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। इनको डीआरआर नहीं बनाना होता है। अगर क्वेश्चन में दिया है एक्सिम बैंक ने इशू किया है डिबेंचर और रिडीम होने वाला है पर्टिकुलर ईयर में, तो फिर डीआरआर नहीं बनाना है उस केस में। ठीक है, अब दूसरी गाइडलाइन भी है, सेबी गाइडलाइन में डीआरआर समझ में आया। अभी हम लोग सीखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। सेबी ने क्या बोला है कि 15% आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट की डेट हमेशा 30 अप्रैल ही होगी। हर क्वेश्चन के अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो 30 अप्रैल ही डेट डालनी है। भले रिडम्पशन मार्च में हो, जून में हो, कोई भी मंथ में रिडम्पशन हो, लेकिन ये हमेशा इन्वेस्टमेंट का डेट 30 अप्रैल ही आएगा। अगर ये 2017 है तो 2016 आएगा। अगर ये 2018 है रिडम्पशन की डेट, तो यहाँ पे क्या आएगा 2017। अगर 2019 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2018, लेकिन डेट यही रहेगी 30 अप्रैल। इस केस में क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है 11 मंथ्स का। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कम का भी हो, क्योंकि अगर ये उसके पहले ही रिडीम हो रहा है तो भी ये 30 अप्रैल ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट टाइम फिर कम हो जाएगा। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट का दिया होता है इन्फॉर्मेशन, कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना करना है इन्वेस्टमेंट, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। नॉमिनल वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। 10 लाख, 10,000 इंटू 100, 10 लाख। 10 लाख का 15% होगा 1,50,000, वो आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट।